गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में टैलेंट सर्च टेस्ट 116 के क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और यह जो टैलेंट सर्च टेस्ट पेपर 116 है, यह सीजीएल टीयर 1 23/9/2024 का क्वेश्चन पेपर है। 23/9/2024 सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर टैलेंट सर्च टेस्ट 116 के रूप में आपने दिया है। आइए इस सेट को मैं एक्सप्लेन करूं। जो नए लोग हैं वो गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लें और ऐप को डाउनलोड करके आप प्रत्येक संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज पे आपको नहीं करना होता है। यदि आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वोकैब्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड कर लें। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम बताना है। ऑब्स्टिनेट शब्द का अर्थ होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है जिद्दी और इसके लिए ऑप्शन है ओबीडियंट। ओबीडियंट शब्द से आप परिचित हैं। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, अडैप्टिव, अनुकूलन क्षमता वाला, जिसमें खुद को ढाल लेने की क्षमता हो, वह अडैप्टिव कहलाता है। स्टबॉर्न का अर्थ होता है जिद्दी। स्टबॉर्न मीन्स जिद्दी। और सबमिसिव मीन्स होता है, ज़्यादा नेगेटिव लेंगे तो दब्बू भी हो जाएगा, लेकिन हामी भरने वाला, हाँ हाँ करने वाला, जो हमेशा हाँ कहे वह सबमिसिव है। सबमिसिव को हम विनम्र भी कहते हैं, लेकिन जब यही सबमिसिव ज़्यादा हो जाता है तब उसे दब्बू हम कहने लगते हैं। तो ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी होता है, स्टबर्न मीन्स जिद्दी होता है। ऐसे तो अडामंट मीन्स भी जिद्दी होता है, लेकिन ये दो एग्जैक्ट हैं, तो आंसर 1 का 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का इडियम आपको बताना है। सीजीएल ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, आप इन सभी चीज़ों को याद कर जाएं। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का अर्थ होता है उपेक्षित। वह जिसको नज़रअंदाज किया गया है उसके लिए यूज होता है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। टू गो अंडरग्राउंड, भूमिगत हो जाना। टू बी इन हाइडिंग, टू बी इग्नोर्ड। जी हाँ, आंसर क्या होगा? टू बी इग्नोर्ड, क्योंकि इग्नोर का अर्थ होता है नज़रअंदाज करना या उपेक्षित करना। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड के लिए टू बी इग्नोर्ड सटीक आंसर होगा। 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, अरेंजमेंट इस तरह का पूछा गया, बहुत ही इजी है। देखिए, ये एक ही सेंटेंस का पार्ट है। ऐसे वाक्यों को सजाना है आपको। ऐसे अरेंजमेंट के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना चाहिए। पी में नहीं है, क्यू में नहीं है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हो भी सकता है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट दिख रहा है ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज के बाद क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यू में दिख रहा है, हैज लेड टू मच स्ट्रेस, बहुत अधिक स्ट्रेस। अब आपको एक फ्रेज याद करना चाहिए, ले स्ट्रेस। ले स्ट्रेस यानी दबाव बनाना। ले स्ट्रेस दबाव बनाना। तो टू मच स्ट्रेस ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों के ऊपर, एंड हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ वाइड गैप बिटवीन देम। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक बड़ा अंतर कर दिया है ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। तो किस तरह के टीचर्स के बीच में? भाई, जो ऑफलाइन टीचर्स हैं उनके लिए ये समस्याएं आ रही हैं कि अब सारे बच्चे जो है वो ऑनलाइन पढ़ना शुरू किए हुए हैं, और ऑनलाइन वाले जो हैं, जो सिर्फ ऑनलाइन ही हैं, वे तो बच्चों के साथ कनेक्टेड ही नहीं होते हैं, वे सिर्फ वीडियोस के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। तो आंसर यहाँ पर होगा SQRP। और SQRP कहाँ दिया? 3 में, तो 3 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, अ थिंग दैट कैन बी इजिली कैरीड बाई हैंड्स। 1 वर्ड में आप जवाब दे दें। वह वस्तु जिसे आप आसानी से हाथों में कैरी करके कहीं ले जा सकें, उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? एक्सपोर्ट शब्द का अर्थ नाउन के रूप में निर्यात होता है। इंपोर्ट मीन्स आयात होता है। पोर्टेबल
का अर्थ होता है पीने योग्य, जिसे पिया जा सके वह पोर्टेबल होता है, पीने योग्य। और पोर्टेबल मतलब होता है जिसको हम सुविधाजनक ढंग से कहीं ले जा सकें, पोर्टेबल, ले जाने योग्य, जिसे आप कहीं ले जा सकें, जो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सके, वह पोर्टेबल है, पोर्ट से बना हुआ है। 4 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर दैन हिम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके अंत में हमेशा IOR लगा रहता है, और IOR वाले ये एडजेक्टिव्स हमेशा कंपैरेटिव सेंस रखते हैं, फिर भी आप कभी इन्हें पॉजिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ये जिस तरह से लिख दिए गए हैं ऐसे ही यूज किए जाते हैं। इनमें जो एडजेक्टिव्स आते हैं उनकी संख्या 7 होती है। सुपेरियर, इन्फेरियर, पोस्टेरियर, प्रायर, एंटेरियर, जूनियर एंड सीनियर, ये 7 हैं। इनसे 2 बातों का ध्यान रखें, जब भी इन एडजेक्टिव्स का आप यूज करें इनके बाद में दैन नहीं टू का प्रयोग करें, और दूसरा ध्यान यह रखें कि कभी भी इनके पहले मोर या मोस्ट का यूज न करें। हालांकि अंग्रेजी बोलने में सबसे सीनियर के लिए आप एक वर्ड बना दें सीनियर मोस्ट, और सबसे जूनियर के लिए भी आप एक वर्ड बना लें जूनियर मोस्ट, यह सही होगा। लेकिन मोस्ट सीनियर, मोस्ट जूनियर, मोर सीनियर, मोर जूनियर जैसा कोई वर्ड, जैसा कोई एक्सप्रेशन इंग्लिश में यूज नहीं होता। तो यहाँ आप देख रहे हैं सुपीरियर के बाद दैन लगा हुआ है, यह गलत है, 2 होगा, और यही पार्ट आपका एरर है, इसलिए 5 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बुल्ड ऑर्डर। जम्बुल्ड है, आप इसे सजा दीजिए। वांट है, मूवी टू नाइट है, डू यू टू वॉच द, तो डू यू क्वेश्चन है, दे दो पहले डू यू वांट, डू यू वांट, वांट के बाद टू लगता है, डू यू वांट, डू यू वांट टू वॉच क्या, तो द मूवी टू नाइट। क्रम क्या बन रहा है, QO, QORSP, QORSP 2 में दिया हुआ है, एकदम सिंपल चीज पूछा है। 7 में इन्हें भी अरेंज करना है, यह भी अरेंजमेंट ही है। ऑलवेज फेवर्स ओनली द फॉर्च्यून बोल्ड, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स ओनली द बोल्ड। भाग्य हमेशा उन्हीं का पक्ष लेता है जो साहसी होते हैं, जो कुछ कर जाने का जज्बा रखते हैं। तो फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स ओनली द बोल्ड, क्या यह कहीं दिया है, RPQS, और जी हाँ दिया है, आंसर 2 होगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, यह भी अरेंजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी अरेंजमेंट ही दिया गया, ओनली फॉर देम सेल्व्स इज फुल ऑफ पीपल हु लीव द वर्ल्ड। ठीक है, यह दुनिया उन लोगों से भरी हुई है जो खुद के लिए कार्य करते हैं, सिर्फ अपने लिए। तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु लीव ओनली फॉर देमसेल्व्स, जो खुद के स्वयं के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों से यह दुनिया भरी हुई है। DBCA, DBCA 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, मिस्टर अमर रेफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, इसका आपको पैसिव बनाना है। मिस्टर अमर रेफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, मिस्टर अमर रेफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, he was refused admittance by Mr. Amar। आंसर 3 में दिया हुआ है 9 का। अब यहां पर जब V2 है तो विल बी, शैल बी ये दे ही नहीं सकते। टू हिम लिखते तो सोच भी सकते थे, 4 को 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, इस ईडियम का आपको बताना है मीनिंग। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का अर्थ क्या होगा, नर्वसनेस बिफोर अ परफॉर्मेंस,
इल फीलिंग carried by a person over a period of time। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़कर वार्तालाप प्रारंभ करना, चुप्पी तोड़ना, बातचीत का की शुरुआत करना, बातचीत आरंभ कर देना। तो वन नहीं होगा, टू नहीं होगा, थ्री नहीं होगा। टू से और टू डू समथिंग, जी हाँ आंसर यही होगा, कुछ कहना कुछ करना। दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग और पार्टी। क्वेश्चन नंबर 11 फील कर दीजिए। द समर वॉज डैश हॉट दिस ईयर। इस ईयर समर डैश हॉट था। हॉट एडजेक्टिव है, इसके पहले TOTWO यानी एडवर्ब चाहिए, और TOO जो होता है यह एडवर्ब होता है। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है TOO क्या है और TO क्या है। TOO एडवर्ब है और TO प्रेपोजिशन है। Question number 12. The mothers who suffer from postpartum depression, postpartum means बच्चे के जन्म के बाद के टाइमिंग के लिए postpartum का प्रयोग होता है। डिप्रेशन फील डैश बाय देयर चिल्ड्रन। मदर्स जो postpartum डिप्रेशन से पीड़ित होती हैं वे अपने बच्चे के द्वारा डैश हो जाती हैं, वो मतलब और चिढ़ जाती हैं। तो यहाँ वेक्स्ड शब्द का आपको वहाँ पर वर्ड फील करना है सिनोनिम के रूप में, यही यहाँ कहा जा रहा है कि जो ब्रैकेटेड वर्ड है ना इसका आप सिनोनिम वहां डाल दें। तो वैक्स्ड मतलब होता है तंग हो जाना, तंग आ जाना, ऊब जाना। तो डिलाइटेड, रिकवर्ड, पैसिफिक, अनवॉयड। तो वैक्स्ड से मिलता जुलता शब्द जो है वह अनवॉयड है। डिलाइटेड का अर्थ प्रसन्न होता है, खुश होता है, आनंदित होता है। रिकवर्ड जो चंगा हो गया है, जो स्वस्थ हो गया है, उसके लिए रिकवर्ड का प्रयोग करते हैं। पैसिफिक मीन्स तो प्रशांत होता है, और यहाँ अनवर्ड ही दिया जाएगा। 12 का आंसर 4 होगा। 13 आपके सामने, आई हैव सिंग लेट इट गो बिफोर अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हजारों लोगों की भीड़ के समक्ष। जब बिफोर, यहाँ भी कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों का यह मानना है कि बिफोर का अर्थ के पहले होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है आप, लेकिन बिफोर जब किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा हो, वर्ड समक्ष भी होता है, के सामने भी होता है। जैसे न्यायालय के सामने तो भी लिखते हैं बिफोर द कोर्ट। हम कहें किसी व्यक्ति के सामने ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वह मेरे समक्ष, वह मेरे सामने खड़ा था, तो वहां भी हम बिफोर का यूज करते हैं। तो आई हैव सिंग, हैव के बाद V1 कैसे लिख सकते हैं, हैव के बाद हमेशा V3 आता है, तो आई हैव संग होगा, आंसर 3 सेलेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक मतलब होता है सुंदरता से जुड़ा हुआ। aesthetic value is specifically a way in which we can get positive conclude value। अब देखिए वैल्यू शब्द नाउन है, और यहाँ नाउन के पहले कंक्लूड मीनिंगलेस है, तो इस कंक्लूड को एडजेक्टिव में हम बदलेंगे तो यह कंक्लूसिव हो जाएगा, और तब यह सेंटेंस कंप्लीट होगा। कैन गेट पॉजिटिव, पॉजिटिवली दें तो और सुंदर, बट ये कहीं दे नहीं रहे हैं। कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूसिव, बट मजबूरी में हमें आंसर 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव चाहिए। दो नाउन जब एक साथ दिए जाते हैं तो पहले वाले को एडजेक्टिव में बदल देते हैं, या ऑब्जेक्ट का रूप लिया हुआ हो, साथ में वर्ब के साथ नाउन दिया गया हो, तो उस वर्ब को भी एडजेक्टिव में बदलते हैं। कंक्लूड वर्ब है, इसका एडजेक्टिव कंक्लूसिव होगा, इसलिए आंसर 14 का 3 होगा। 15 माई ग्रैंड मदर डैश द प्रिपरेशन ऑफ एवरी फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन माई हाउस। माई ग्रैंड मदर डैश द, किसी भी तरह के फेस्टिवल का जब सेलिब्रेशन होना होता है मेरे घर में, तो उसकी तैयारी की शुरुआत मेरी ग्रैंड माँ करती है। आरंभ, यहाँ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक ही चीज तो है, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो यह 1 है। क्यों, तो यह वर्ड होता है इनिशिएट। इनिशिएट का अर्थ होता है शुभारंभ करना, आरंभ करना। तो इनिशिएट है श्री गणेश करना, इनिशिएट, इसलिए आंसर 15 का 1 होगा। 16 में अंडरलाइंड वर्ड
का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। वर्ड है इनसेटिएबल। इसको जानने के लिए आप पहले जानेंगे वर्ड सेटिएट। सेटिएट का अर्थ होता है तृप्त होना। अब इसका आप एडजेक्टिव बनाइए। तो सेटिएबल, दैट कैन बी सेटिएटेड इज कॉल्ड सेटिएबल, जो तृप्त हो सके। अब इसका आप एंटोनिम बनाएंगे तो इनसेटिएबल हो जाएगा, जो तृप्त न हो सके। तो जो तृप्त न हो सके उसके लिए आपको एंटोनिम बताना है, तो जो तृप्त हो सके। तो अर्जेंट कर्ब्ड, कर्ब कंट्रोल करना होता है, और उसी कर्ब का पास्ट रूप यहाँ आपको दिख रहा है, कर्ब्ड कंट्रोल्ड। प्रेसिंग मतलब होता है अर्जेंट, एकदम अत्यावश्यक, आवश्यक जो है उसके लिए हम प्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। तो अर्जेंट और प्रेसिंग ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। सेटिस्फेबल, सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट कर देना, सेटिएट मतलब होता है तृप्त कर देना। रेटिफाई, रेटिफाई का अर्थ भी होता है तृप्त कर देना, संतुष्ट कर देना। तो यहाँ पर आंसर 1 होगा, सेटिस्फेबल, जिसे संतुष्ट किया जा सके। 16 का 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एंटोनिम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। लेडी स्ट्रैनली कंटिन्यू टू स्माइल एट हिम ब्रिलियंटली। अब स्माइल के लिए ब्रिलियंटली यूज किया गया है, यानी वो खूब हंसी, खुल करके हंसी। तो ब्राइटली सिनोनिम हो जाएगा ब्रिलियंटली का। एंटोनिम देना है तो डीमली होगा। कनिंगली शब्द कनिंग से बना है। कनिंगली मतलब इन अ क्राफ्टी मैनर, इन अ कनिंग मैनर, यानी धूर्ततापूर्ण ढंग से। और स्ट्रेंजली अजीबो गरीब ढंग से। आंसर 17 का 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड जो फैक्टिसस है इसका गलत स्पेलिंग है, सही आपको चूज करना है। वर्ड है, सेंटेंस है, कैन यू प्लीज कम बैक टू रियलिटी फ्रॉम द फैक्टिसस वर्ल्ड यू लिव इन। जिस तुम बनावटी दुनिया में रह रहे हो, फॉल्स वर्ल्ड में जी रहे हो, क्या उसे तुम रियल वर्ल्ड में आ सकते हो? तो ये फैक्टिसस कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये तीनों नहीं है यहाँ पर मीनिंग। फिक्टिसस होगा। फिक्टिसस मीन्स होता है काल्पनिक, फिक्टिसस मीन्स होता है बनावटी। इसलिए आंसर 4 होगा 18 का। 19, प्यूरिफाई का आपको बताना है एंटोनिम। प्यूरिफाई शब्द का आपको सेलेक्ट करना है एंटोनिम। ऑप्शन है चैंट, इनवाइट, पल्यूट और वॉश। प्यूरिफाई शब्द का अर्थ होता है शुद्ध करना या शुद्ध बनाना। प्यूरिफाई। चैंट उच्चारण करना, लय में उच्चारण करना चैंट कहलाता है। इनवाइट आप जानते हैं, पल्यूट वो सब सिंपल वर्ड है। पल्यूट मीन्स होता है प्रदूषित करना, प्रदूषित करना, दूषित करना, पल्यूट। तो आंसर क्या होगा? प्यूरिफाई का पल्यूट होगा। कंटामिनेट भी होगा। पल्यूट का आपसे साइन पूछ दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? कंटामिनेट लिखेंगे। पल्यूट का साइनो आप कंटामिनेट लिखेंगे। 19 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। ट्रिगोनोमेट्री हैज बीन टॉट बाय हिम फॉर डोंकीज ईयर्स। क्या करना है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो ट्रिगोनोमेट्री हैज बीन टॉट बाय हिम, तो ही हैज टॉट ट्रिगोनोमेट्री फॉर डोंकीज ईयर्स मतलब होता है लंबे समय से। फॉर डोंकीज ईयर्स का अर्थ होता है लंबे समय से। तो आंसर होगा ही हैज टॉट ट्रिगोनोमेट्री फॉर डोंकीज ईयर्स। ए नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। गजब। अब यहां हम 4 सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी कोई होने वाला नहीं है।
ऐसे तो ये भी सच सूटेबल नहीं है, होना चाहिए ही हैज टॉट ट्रिगोनोमेट्री। नहीं है तो चलेगा, यही एक है जो चल सकता है। आंसर 4। 21 से 25 तक के लिए क्लोज टेस्ट दिया गया और ये क्लोज टेस्ट थोड़ा बड़ा है। म्यूजिक इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस डैश ऑफ फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे अधिक व्यापक रूप से प्रैक्टिस किया जाने वाला चीज म्यूजिक है। अगर हम फाइन आर्ट्स की बात करें तो प्रैक्टिस डैश ऑफ फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट का म्यूजिक क्या है? फॉर्मेट है, सब्सटेंस है, फॉर्म है, डिजाइन है। फॉर्म है, स्वरूप है, रूप है, इसलिए आंसर 3 होगा। ट्रांसेंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स। सारे बैरियर्स को यह पार करके ऊपर उठ जाता है। एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट, ये फॉर्म भी कह रहा था कि आप वहां फॉर्म भरें। एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज डैश टू मास्टर एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट। किसी भी फाइन आर्ट को मास्टर करना और लगभग ये इम्पॉसिबल होता है कि कोई उसमें परफेक्ट बन जाए। म्यूजिक इज नो एक्सेप्शन। म्यूजिक भी अपवाद नहीं है, यानी म्यूजिक में भी हम मास्टर नहीं बन सकते, हम कुशलता, दक्षता, निपुणता, प्रवीणता प्राप्त नहीं कर सकते। तो एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज डैश टू मास्टर। डिफिकल्ट दिया है क्या? जी हाँ, डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। इर्कसम मतलब होता है जो आपको चिढ़ा दे, जो आपको परेशान कर दे। इर्कसम का सिनोनिम होता है ट्रबुलसम, वरीसम, इर्कसम, परेशान कर देने वाला। आंसर 22 का 1 होगा। 23 नंबर देखा जाए। नेचर, इट इज लर्न्ड, has blessed almost 2/3 of the human race with musical ability of some sort। प्रकृति ने 2/3 लोगों में किसी न किसी रूप में संगीत की समझ भरी हुई है। म्यूजिकल एबिलिटी उनके अंदर होती है। म्यूजिक हैज द पावर टू डैश आउट द डीपेस्ट इमोशंस। म्यूजिक में वह शक्ति है कि किसी के डीपेस्ट इमोशंस को वो डैश आउट कर सकती है। क्या कर सकती है? ब्रिंग आउट, कैटेलाइज आउट, यील्ड आउट, अफेक्ट आउट। तो ब्रिंग आउट मतलब होता है सामने लाना। जो चीज छिपी हुई है, जो चीज सामने नहीं है, उसको सामने लाने के लिए हम ब्रिंग के साथ आउट का यूज करते हैं। ब्रिंग आउट प्रकाश में लाना, सामने लाना, इसलिए आंसर 23 का 1 होगा। 24 में देखा जाए। इन फैक्ट इट इज अ मैजिक मेडिसिन एंड मैनी सिक रिफ्यूज। शरण, इस रिफ्यूज का अर्थ शरण होता है, शेल्टर। सिक रिफ्यूज इन इट व्हेन दे आर डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। जब लोग तनाव में होते हैं, जब लोग हतोत्साहित होते हैं, तो म्यूजिक का शरण लेते हैं। इट इज दिस इंटीमेसी, इंटीमेसी मीन्स घनिष्ठता, इंटीमेसी मीन्स नजदीकी, इंटीमेसी मीन्स घनिष्ठता। इट इज दिस इंटीमेसी दैट मेक्स अस लिसन टू म्यूजिक। और इसी इंटीमेसी के कारण तो हम संगीत सुनते हैं। टू म्यूजिक डैश इवन हम और सिंग समटाइम्स। कभी कभी हम गुनगुनाने लगते हैं, कभी कभी हम तो गाने भी लगते हैं। तो लिसन टू म्यूजिक डैश इवन हम 4 में। और नाइदर, नॉर, और या कभी कभी हम गाने भी लगते हैं, या का सेंस बन रहा है। अब यहां आ जाएं। बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, यह समझना भी आवश्यक है कि, महत्वपूर्ण है कि, सिंगिंग इज एंड डैश आर्ट अ हाईली रिफाइंड वन at that which requires systematic, prolonged and strict training to be acceptable। तो that singing is and dash art कैसा आर्ट है भाई? अनकॉम्प्लिकेटेड ना, मिक्स्ड। इंट्रिकेट आर्ट मतलब ये कोई सरल कला नहीं है, यह इंट्रिकेट मीन्स डिफिकल्ट। म्यूजिक में महारत हासिल करना अपने आप में इंट्रिकेट होता है। यह कॉम्प्लेक्स चीज है, जटिल चीज है। इंट्रिकेट है, कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम इंट्रिकेट होता है। इतनी आसानी से आप म्यूजिक में मास्टरी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आंसर 4 होगा। और टैलेंट सर्च टेस्ट 116 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। साथ में 23 को जो पूछा गया सीजीएल का क्वेश्चन वो भी कंप्लीट होता है। मिलेंगे फिर अगले क्लास में। गुड नाइट।